इस शॉर्ट येट इन डेप्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा आस्क्ड डाउट के बारे में, जो है वार्म अप। वार्म अप के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कितने तरह के वार्म अप्स होते हैं और सही तरीके से वार्म अप किस तरह करा जाए और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं उन्हें किस तरह अवॉइड करा जाए, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का एक और पार्ट होगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अमेजिंग सिर्फ 5 मिनट का डायनेमिक वार्म अप जो आप किसी भी जिम या स्ट्रेंथ रूटीन से पहले कर सकते हैं, जिसमें ना तो आपको कोई ट्रेडमिल चाहिए, ना कोई साइकिल, ना क्रॉस ट्रेनर, कुछ भी नहीं चाहिए, और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होकर उस वार्म अप को आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में, यह मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। वार्म अप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का एक एसेंशियल पार्ट है जो आपको उस अपकमिंग फिजिकल एक्टिविटी के लिए फिजिकली और बहुत इंपॉर्टेंट मेंटली रेडी करता है, और साथ साथ जो इंजरी का रिस्क है उसे भी रिड्यूस करता है। चाहे आप एक कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं, एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, या आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो लाइट एक्सरसाइज में एंगेज करते हैं रेगुलरली, वार्म अप इन सबके केसेस में बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। नंबर 1, आपका जो हार्ट रेट है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बूस्ट होता है। जब हम अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से वार्म अप की तरफ बढ़ते हैं, वार्म अप परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगती है, हमारे ब्लड वेसल्स ओपन अप हो जाते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन और ब्लड है उसका फ्लो इंक्रीज होता है हमारी मसल्स की तरफ, और हमारी जो मसल्स और हार्ट हैं दोनों रेडी होती हैं अपकमिंग फिजिकल एक्सर्शन के लिए। नंबर 2, आपकी बॉडी और मसल्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। जब मसल्स वार्म होती है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो और इलास्टिक हो जाती है, उनकी स्टिफनेस कम हो जाती है और जो कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड है वो बढ़ती है। ऑल्सो स्टडीज में दिखाया गया है कि जब हमारी बॉडी और मसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जब हम सबसेक्वेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले होते हैं उसमें पावर प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट होती है। ऑल्सो जो ब्लड मसल में ट्रैवल कर रहा होता है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और जब ब्लड का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करा होता है, वो जो बाइंडिंग होती है वो वीकन हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और इससे जो ऑक्सीजन है वो हमारी वर्किंग मसल्स को मोर रेडिली अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में जो हमारा मसल टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जनरली वार्म अप में वो अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर एक मिस्टेक भी होती है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है जैसा नाम है वार्म अप यानी टेम्परेचर बढ़ाना, गर्म करना, तो लोगों को लगता है अगर किसी रीजन से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वही वार्म अप हुआ। बॉडी और मसल्स का टेम्परेचर बढ़ना सिर्फ वार्म अप का एक पार्ट होता है। अगर आप एक सोना में बैठ जाएं या आप बहुत सारे गर्म कपड़े पहनकर किसी गर्म जगह पे बैठ जाएं तो आपका बॉडी टेम्परेचर तो इससे भी बढ़ जाएगा, लेकिन क्या यह आपको अपकमिंग एक्टिविटी के लिए रेडी कर रहा है? नहीं। और यहां पर कॉशियस भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत हीट है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, तो वहां पर ओवर हीट होने के चांसेस भी होते हैं। जो थर्ड फिजिकल बेनिफिट होता है वो होता है जॉइंट लुब्रिकेशन। जब हम वार्म अप करना शुरू करते हैं तो हमारे जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिससे जॉइंट मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, और इससे आपका जो मसल, टेंडन और लिगामेंट्स स्ट्रेन्स हैं वो कम होते हैं, जिससे इंजरी के चांसेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं। जो सेकंड बेनिफिट आता है जिसको हम लोग काफी अंडरमाइन करते हैं वो है मेंटल बेनिफिट या साइकोलॉजिकल बेनिफिट। जब हम वार्म अप करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी अवेयरनेस, जिसे हम प्रोप्रायोसेप्शन भी कहते हैं, वो इंक्रीज होती है। इन सिंपल टर्म्स हमारे ब्रेन को हमारी मसल और जॉइंट से सिग्नल मिलने लगते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मसल रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है। ऑल्सो वार्म अप की वजह से जो ब्रेन और मसल्स के बीच में मैसेजेस हैं वो तेज ट्रैवल करने लगते हैं, आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है, एजिलिटी इंक्रीज होती है, और इससे जो मेंटल रेडनेस है, फोकस है, मोटिवेशन है अपकमिंग मेन एक्टिविटी के लिए, वो इंक्रीज होती है। इसलिए कई बार आप देखेंगे जब इंडिविजुअल थोड़ा सा थका हुआ या लो आता है लेकिन वो प्रॉपर वार्म अप कर लेता है तो वो रेडी हो जाता है मेंटली और फिजिकली अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कितने तरह के वार्म अप्स होते हैं, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिविजुअल्स आपको सिर्फ एक तरह का वार्म अप बताते हैं और वो या तो पार्शियल होता है या गलत होता है। सबसे पहला आता है जनरल वार्म अप। ये वार्म अप का बिगिनिंग पार्ट होता है। जनरल वार्म अप में जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो जनरली अपकमिंग जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उससे रिलेट नहीं करती है डायरेक्टली, लेकिन जनरल वार्म अप आपकी बॉडी टेम्परेचर को और हार्ट रेट को इंक्रीज करने में काफी हेल्पफुल होता है। और काफी कॉमनली जो हम कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स जैसे ट्रेडमिल पर थोड़ा सा दौड़ना या वॉक करना या साइकिलिंग या क्रॉस ट्रेनर करना या फिर बॉडी वेट मूवमेंट्स में जंपिंग जैक्स वगैरह करना, आर्म सर्कल्स करना, ये सारे के सारे जनरल वार्म अप का पार्ट है।
नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वार्म अप का, जिसके बारे में आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वर्ल्ड ओवर। ये सबसे इंटीग्रल पार्ट है किसी भी एक्टिविटी का, स्पेशली स्पोर्ट्स का, और वो है डायनेमिक वार्म अप। और ये डायनेमिक वार्म अप कैसे परफॉर्म करना है, इसके ऊपर मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। डायनेमिक वार्म अप जो होता है वो आपकी मोबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स की एक्टिवेशन को इंक्रीज करता है। चाहे हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज की बात करें या जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिटनेस की बात करें, डायनेमिक वार्म अप हर एक के केस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत सारी स्टडीज ने डायनेमिक वार्म अप को सपोर्ट करा है, चाहे हम अपकमिंग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की बात करें या इंजरी रेट्स के रिडक्शन की बात करें। जो थर्ड टाइप ऑफ वार्म अप आता है वो आता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप। ये वार्म अप जो होता है, ये जो भी हम अपकमिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको मिमिक करता है। और जो भी एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर वार्म अप है ये बहुत जरूरी होता है आफ्टर डायनेमिक वार्म अप। फॉर एग्जाम्पल जो बास्केटबॉलर्स होते हैं वो ड्रिबलिंग या लेअप ड्रिल्स करते हैं। अगर आप एक स्प्रिंटर हैं या ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं तो जनरली स्ट्राइड्स, हाई नीज वगैरह, बट किक्स, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप में आती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के केस में या हम जब जिम परफॉर्म करते हैं तो जो भी हम बॉडी पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जब हम लाइटर सेट्स लेकर हैवियर पे जाते हैं, जो प्रोग्रेस होती है, वो जो लाइटर सेट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप में आते हैं। इसके अलावा एक और तरह का वार्म अप होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन वार्म अप। ये एक स्पेसिफिक टाइप का वार्म अप है जो आपके नर्वस सिस्टम को रेडी करता है अपकमिंग एक्सप्लोसिव या पावर मूवमेंट्स के लिए। स्प्रिंटिंग, जंपिंग इवेंट्स, ओलंपिक लिफ्ट्स, इन सब के केसेस में इस तरह का वार्म अप जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है वो कॉमन मिस्टेक्स जो काफी इंडिविजुअल वार्म अप के समय करते हैं, और यहां पर कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। यानी अगर पुराने जमाने में कोई ये चीजें कर रहा था, गलत तरीके से कर रहा था, तो आज भी हम करेंगे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो ओल्ड कंसेप्ट्स हैं ये सिर्फ साइंस में नहीं, प्रैक्टिकली भी गलत प्रूव हो चुके हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स होता है कि वार्म अप करो ही नहीं प्रॉपर्ली, उसे बिल्कुल ही स्किप कर दो, और ऑफ कोर्स इससे एक तो इंजरी के चांसेस इंक्रीज होंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होगी। नंबर 2, आज भी काफी सारे लोग काफी लंबे समय तक स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने वार्म अप में, अपने किसी भी वर्कआउट से पहले। और जैसे मैंने प्रीवियस स्ट्रेचिंग की वीडियो में बहुत डिटेल में आपको कंसेप्ट समझाए थे और ये बताया था कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो वर्कआउट से पहले अगर आप परफॉर्म करते हैं तो वर्कआउट में जो आपकी पावर प्रोडक्शन है, स्ट्रेंथ प्रोडक्शन है, उसमें रिडक्शन होती है, वो डेट्रीमेंटल होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग बेस्ट होगी या तो वर्कआउट के बाद परफॉर्म करें या उसको अलग स्पेसिफिक डे में परफॉर्म करें। थर्ड और सबसे बड़ी मिस्टेक, ओवरडूइंग कार्डियो। प्लीज समझिए, वार्म अप कोई वर्कआउट नहीं होता। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो आज भी ट्रेडमिल पर आधा आधा घंटा दौड़ते रहते हैं, आधा आधा घंटा साइकिल करते रहते हैं, 20-20 मिनट तक वो क्रॉस ट्रेनर्स कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, उनको लगता है वार्म अप हो रहे हैं। आप वार्म अप नहीं हो रहे हैं, आप वर्चुअली एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी आप वहां ड्रेन कर रहे हैं वो एनर्जी आपको अपकमिंग एक्टिविटी के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट करना है और किसी रीजन से आपको ट्रेडमिल करना या साइकिलिंग करना, क्रॉस ट्रेनर करना पसंद भी है, करिए, लेकिन 5-10 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मैक्सिमम लोग वहां पर अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, और जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आती है वहां पर फिर उनमें एनर्जी नहीं होती। जो नेक्स्ट मेजर वार्म अप मिस्टेक है वो है एक्टिविटी स्पेसिफिक वार्म अप नहीं करना। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मेक श्योर कि एक बेसिक डायनेमिक वार्म अप के बाद आप उस एक्टिविटी के हिसाब से भी थोड़ा वार्म अप करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चेस्ट का वर्कआउट करना है जिम में, तो सबसे पहले मैं 5 मिनट का एक डायनेमिक वार्म अप करूंगा, और उसके बाद मैं लाइटर सेट से स्टार्ट करूंगा। जो भी एक्सरसाइज मैं चेस्ट की लूंगा, लेट्स से मैंने डंबल प्रेस करने हैं, तो पहले मैं लाइट वेट से डंबल प्रेस से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हेवियर वेट पे जाऊंगा। तो ये जो कंप्लीट साइकिल होगा वार्म अप का, ये सबसे अच्छा होगा मेरी मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन के लिए और इंजरी प्रिवेंशन के लिए। एक और काफी निग्लेक्टेड पार्ट है वार्म अप का, वो है मेंटल प्रिपरेशन। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन से आपने सुना होगा, कोचेस से आपने सुना होगा कि जब भी हम वर्कआउट के लिए लेट्स से जिम में आते हैं या हम फील्ड में जाते हैं या कहीं और जाते हैं जहां पर हमने वर्कआउट या एक्सरसाइज करनी है, तो हमें मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है, हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। काफी बार इंजरी जो है वो लैक ऑफ फोकस से होती है, जहां पे आपका जो ध्यान है वो लिफ्ट पे नहीं होता, मूवमेंट पे नहीं होता, आप मेंटली रेडी नहीं होते। लास्ट मिस्टेक जो वार्म अप के बाद होती है वो है वार्म अप करने के बाद बहुत देर तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करना। जनरली अगर आपने एक प्रॉपर वार्म अप करा है तो अराउंड 15 मिनट तक ही उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट मैं टाइम बता रहा हूं। उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो खत्म होने लगता है, बॉडी कूल डाउन होने लगती है। जिम्स में ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करेंगे कि वार्म अप करने के बाद काफी सारे जो यंगस्टर्स होते हैं वो बातों में लग जाते हैं और पता नहीं क्या वार्म अप करा, आधा घंटा हो जाता है, वो अपना वर्कआउट शुरू भी नहीं करते हैं, तो आपका वार्म अप जो था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि जब आप वार्म अप करें
उसके बाद आप गैप ना दें और उसी की कंटिन्यूएशन में अपने वर्कआउट को परफॉर्म करें। लास्ट में अगर हम 3 बेसिक वर्कआउट टाइप्स को लेते हैं तो उसके वार्म अप्स को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और यहां पर मैं बिल्कुल शॉर्ट और प्रैक्टिकल वार्म अप का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेट्स से आप जिम में हाइपरट्रॉफी या स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट परफॉर्म करना चाहते हैं तो 10 मिनट जनरली काफी होता है वार्म अप के लिए। मैं बात कर रहा हूं एक्टिविटी स्पेसिफिक वार्म अप से पहले की। अगर आप ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग करना चाहते हैं 5 मिनट तक काफी होगा। उसके बाद 5 मिनट डायनेमिक वार्म अप परफॉर्म करिए। इनफैक्ट इसके सब्सिक्वेंट वीडियो में जो आपको डायनेमिक वार्म अप दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि आपको ट्रेडमिल, साइकिलिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 5 मिनट ऑफ कंटिन्यूअस डायनेमिक वार्म अप भी बहुत फटीगिंग होता है और वो आपको रेडी कर देगा ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद आती है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो आपने 5 से 10 मिनट का डायनेमिक वार्म अप करा और उसके बाद सीधा आपने अपनी जो भी मसल को टारगेट करना है, जो भी आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटी करनी है, मूवमेंट करनी है, वहां पर आपने लाइटर वेट से शुरू करते हुए हैवी पे गए। अगर आप किसी एंड्योरेंस वर्कआउट को परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे आप 5 से 10 मिनट किसी लाइट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉक वगैरह या लाइट जॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप डायनेमिक वार्म अप परफॉर्म करिए और उसके बाद उस एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए उसकी स्पेसिफिक वार्म अप को परफॉर्म करिए 5 मिनट तक। तो टोटल 10 से 15 मिनट के करीब आपको लगेंगे और आपकी बॉडी अपकमिंग इवेंट के लिए रेडी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100-200 मीटर स्प्रिंट्स मारनी है तो उस केस में आप बेसिक हल्का सा वॉक करिए, जॉग करिए, 5 मिनट का डायनेमिक वार्म अप करिए। उसके बाद कुछ स्ट्राइड्स वगैरह लीजिए, थोड़ी सी बट केक्स और हाई नीज वगैरह परफॉर्म करिए और आप रेडी हो जाएंगे स्प्रिंट्स के लिए। और सेम आता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। जनरली काफी सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके अंदर वार्म अप का टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि उस स्पोर्ट की नीड होती है। इस वार्म अप में जनरल वार्म अप के साथ साथ जो डायनेमिक वार्म अप है वो परफॉर्म किया जाता है। और ये जो डायनेमिक वार्म अप इन केसेस में जो होता है, वो ड्रिल्स जो परफॉर्म करी जाती हैं डायनेमिक वार्म अप में, वो इन स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक ड्रिल्स होती हैं। उसके बाद कुछ मूवमेंट जो हैं वो उस स्पोर्ट्स के हिसाब से परफॉर्म करी जाती है और उसके बाद जो प्रॉपर ट्रेनिंग है उसे शुरू किया जाता है। आई होप वार्म अप के जो बेसिक्स थे आपको समझ में आए होंगे। इसके सेकेंड पार्ट में जो 5 मिनट का अमेजिंग डायनेमिक वार्म अप है जिसे आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने जिम में सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होकर, जिसमें कोई ट्रेडमिल, कोई साइकिलिंग, कोई क्रॉस ट्रेनर आपको नहीं चाहिए, वो हम देखेंगे। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।